हेलो ऑल ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट। आज आपको प्रीवियस वीडियो से आगे बोहर एटॉमिक मॉडल में ही कुछ मैंने बताया था। पास्टुलेट के बाद इसके कुछ कंक्लूजन निकले हैं। इन्होंने ऑर्बिट का रेडियस और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के विषय में कुछ इक्वेशंस दिए हैं, एक्सप्रेशन दिए हैं, जिसके विषय में आज आपको बताना है। इसके लिए आपको थोड़ा हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा और पेन कापी लेकर के आपको ये वीडियो सुनना है, तभी आपको बात समझ में आएगी। हालांकि कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन जब आपको बताएंगे तो बड़ी आसानी से आप समझते चले जाएंगे। तो इनके जो पास्टुलेट थे, एक तो इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। वो निश्चित कक्षा कैसी है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हायर एनर्जी लेवल में जाता है। जहाँ से जाता है ग्राउंड स्टेट है और जहाँ चला जाता है उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। फिर उसकी कंडीशन ये भी होती है कि वो एनर्जी को रिलीज करके लोअर एनर्जी लेवल में आता है। उस दौरान जो भी रेडिएशन को इमिट करता है उसे उत्सर्जन एनर्जी कहते हैं, इमिटिंग एनर्जी कहते हैं। और जिसको मैंने बताया भी था डेल्टा ई से डेल्टा ई इक्वल h/ν के बराबर। अब क्या है कि जो इनका एक थर्ड कहिए, फोर्थ कहिए, जो भी कह लीजिए, पास्टुलेट जो था, निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम mvr n/h/2π था। इससे काफ़ी हम बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। तो इसमें सबसे पहले हम आपको कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट के विषय में बताएंगे। तो इसमें लाइक हाइड्रोजन, जैसे ही चाहे एटम हो, आयन हो, उसके लिए ही इनका मॉडल उन्हीं का सब कुछ व्याख्या करने के लिए उचित माना गया। ये इनकी कमी रही। तो कुल मिलाकर के जब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, पूरा ऑर्बिट बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और इस तरीके से तो ये डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की है और ये न्यूक्लियस है। अब अगर न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक की जो दूरी है वो r है। अब अगर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें एक तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कूलाम के नियम से इसको हम निकालेंगे। और एक इसमें जो सेंट्रीपिटल लगता है उसके अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उसको भी जो mv²/r होता है। तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स बैलेंस किए हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे कि वो अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ सकता है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ
अगर इसकी वेलोसिटी v है और अगर यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, अगर एटॉमिक नंबर z है तो टोटल चार्ज हो जाएगा Ze और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर Fe इक्वल हो जाएगा कि Ze² अपॉन r²। ध्यान करिए कूलाम का नियम था F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। जो दो चार्ज थे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल और उन चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये साइन हटता है, इक्वल आता है, तो ये कांस्टेंट आता है। Q1 Ze है, Q2 E है, तो Ze² अपॉन r² और ये एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 जो है परमिटिविटी है स्पेस में या एयर में, इसका जो मान है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी नोट कर लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन CGS यूनिट्स K बराबर 1। मोस्टली ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू ये रहती है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस किए है, ऑर्बिट को छोड़ने नहीं दे रहा है, वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc बराबर क्या होगा, यहाँ पर ये है mv² अपॉन r। अब चूंकि दोनों फोर्स से ही इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा में चक्कर काट रहा है, तो इन दोनों को अगर हम इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब जब 1 and 2 की बात होगी तो ये आपका आ जाएगा mv² अपॉन r इक्वल K Ze² अपॉन r²। ये यहाँ पर आपका आ जाता है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं v² बराबर K Ze², एक r से एक r ख़त्म हो जाएगा और v² अपॉन m हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने आपको सेकेंड पास्टुलेट बताया था, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में लगाते हैं, वो निश्चित कक्षा कौन सा है, जिसका एंगुलर मोमेंटम n × h/2 पाई है। तो हम इसमें लिख सकते हैं फोर्थ पास्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या था, mvr nh/2 पाई। तो v इक्वल क्या हो जाएगा, nh/2 पाई, 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /
mr, ये m और r इधर आ गया, v की वैल्यू यहाँ से भी निकाल ली। अब चूँकि हमें इन दोनों को बराबर करना है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर v स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब अगर इसको हम 3 दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको 4 देते हैं, तो अब ये हमने इसीलिए सभी छात्रों को बताया है, बच्चों को पेन कापी लेकर के बैठेंगे, साथ में नोट भी करेंगे, थोड़े अपने दिमाग को संतुलित रखेंगे, कंसंट्रेट रखेंगे, तभी ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए इसके बाद इसमें दोनों को जब बराबर करते हैं तो ये फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आपका आ जाएगा कि ZE स्क्वायर अपॉन M इक्वल एक R यहाँ से V, एक R तो रह ही गया है, यहाँ पर M R लिखना है। ये बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक R से चला जाएगा, एक M से चला जाएगा, और भी कुछ जा रहा है, अब नहीं। अब इस R को कैलकुलेट करना है, तो देखिए R इक्वल ये पूरा नीचे रहेगा, तो आ गया N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M, एक M कैंसिल हो गया था, और Z E स्क्वायर के, ये आपका कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट बोहर जी ने जो निकाली है। तो nth के लिए हम r nth को निकाल सकते हैं, और इसको बोलते हैं, अगर n के लिए, चूँकि n जहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m ZE स्क्वायर और k। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को भी देखते हैं कि यहाँ पर h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये चार्ज है कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। अगर इन सब मानों को रखा जाए तो ये आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर n स्क्वायर अपॉन z कर लेते हैं, n स्क्वायर अपॉन z यहाँ पर। तो अब इस तरीके से जब n स्क्वायर अपॉन z आ जाएगा तो इसको हम कह सकते हैं r nth। अब अगर इस जगह पर ये शॉर्टकट हो गया, मान डालने के बाद इसकी आपको विशेष ज़रूरत पड़ेगी तैयार भी, लेकिन अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ गया फिर आपको इसको भी जानना पड़ेगा। मतलब आप नीट या जेई का क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इतना ज्ञान होगा। यहाँ पर कभी कभार बहुत टेक्निकल बातें, मास भी आ जाता है क्वेश्चन में और चार्ज भी आ जाएगा, तो उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इसी के साथ अब यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं।
n बराबर जब 1 है तो इस केस में ही हमने इसमें इसका रेडियस को निकालते हैं, माने फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए r इक्वल फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए z का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस रेडियस को ही वह रेडियस कहते हैं जिसको R0 से डिनोट करते हैं। ये जो आपका वेयर R0 इज बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी अगर n का मान 2 है तो रेडियस उसका 4 गुना हो जाएगा, n का मान 3 है तो रेडियस उसका 9 गुना हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट हो गया। कुल मिलाकर के बोहर जी ने क्या किया है कि यहाँ पर किसी ऑर्बिट को बिल्कुल फिक्स कर दिया, फिक्स करके और ये बता दिया कि न्यूक्लियस से वो कितनी दूरी पर होगी, फिर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जैसे यहाँ पर अगर ये है एक, तो ये कंफर्म कर दिया कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। कुल मिलाकर के जो आगे की बात चालू हुई है वहाँ पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल की उल्टी गिनती या इसके फेल्यूर का नेचर चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड में है, जिसका रेडियस कैलकुलेट कर दिया है। फर्स्ट का इतना है, सेकंड का इतना है, थर्ड का इतना है। जबकि इलेक्ट्रॉन के विषय में जब उसके मास को देखते हैं तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, -28 ग्राम, ऐसे की कल्पना करना कि कहाँ पर फिक्स घूम रहा है, ये बात इम्पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर के इनकी इस थ्योरी से इतना क्लियर हुआ कि इन्होंने हाइड्रोजन जैसे एटम, जो ऐसी स्पीशीज जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन आप इसमें इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, सबसे पहले हमें बोहर्स रेडियस को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद अब चूंकि फोर्थ पास्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल MVR NH/2π। अब इसके लिए V इक्वल क्या हो जाएगा, NH/2πmR। अब ये जो R की वैल्यू यहाँ पर है, अगर डाल दी जाए तो वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की पता लग जाएगी। फ्रॉम बोहर्स रेडियस इक्वेशन V बराबर NH/2πm। अब देखिए R की वैल्यू n² h², ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में 4π² m
ZE² के 2 पाई से ये 2 पाई रह जाएगा, इतना ख़त्म हो जाएगा। एक NH से ये NH ख़त्म हो जाएगा, M से M चला जाएगा। अब कितना रह जाएगा यहाँ पर 2 पाई ZE² के अपॉन NH। ये आपका VNH सेल के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल आएगी। इस टर्म में 2 पाई ऊपर रह गया है, M से M चला गया, NH से एक ये ZE² के। अब देखिए यहाँ भी ये सब कांस्टेंट हैं, केवल Z एटॉमिक नंबर बदल सकता है, N का मान बदल सकता है। इन सब मानों को अगर रखते हैं तो ये आता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। ये 60 की बात। अगर हम इसके लिए N की जगह पर 1 रखते हैं, हाइड्रोजन जैसा एटम है, Z का मान 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड निकल के आएगी, जो प्रकाश की जो वेलोसिटी है उसका लगभग 1/100 टाइम्स है। तो इस तरीके से आज आपको बोहर्स के जो 2 कंक्लूजन हैं, अभी एक और रह गया है, तो जिसकी वजह आपके लिए बड़ा वीडियो ना हो जाए, आपको बोरियत महसूस ना हो, इसके लिए यहाँ पर आज अभी इसको ब्रेक करेंगे और कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी पर ही रोकेंगे। अब थोड़ी सी एक बात आपको, चूँकि हमारा ही स्टूडेंट हम ही से ये कहने आया और चल कर के कहने आया कि सर आप उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हो जिस तरीके से फिजिकली आमने सामने पढ़ाते हो, न तो आपकी पढ़ाई में वो मुहावरे हैं, ना वो एग्जाम्पल हैं, और साथ में आप किसी वीडियो में ये भी नहीं कहते हो कि ये वीडियो देखना अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, ये करना, वो करना। तो मैंने उस बच्चे को यही जवाब दिया कि देखिए, रही बात कि इस तरीके से पढ़ाने की, सीरियस आमने सामने, तो ये लॉकडाउन में एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हुई, तो वो तो हमारे साथी इंग्लिश के प्रवक्ता बलदेव प्रसाद जी थे जिन्होंने इसमें इतनी मदद की और आपको हम ये भी प्रोवाइड करा पाए। फिर हमको शुरू में तो ऐसा लगा कि जब हमारे सामने हमारे विद्यार्थी नहीं, तो हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि भैंस के आगे बीन बजाई बाने जानी सानी आई और सब ऐसा ही चल रहा हो, तो थोड़ा सा हमको भी ये लगता रहा। साथ में टाइमिंग का भी कंट्रोलिंग नहीं, टाइमिंग बहुत होनी चाहिए, और इसके लिए तो आपको ज़्यादा टाइमिंग का वीडियो भी बनाते हैं तो बहुत से बालकों के कमेंट आ जाते हैं। अच्छा, और वो बालक कमेंट बॉक्स से कमेंट नहीं किया, चल करके आया। रही बात सब्सक्रिप्शन की है, मैंने उसको जवाब दिया कि देखिए, ये काम मैं अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो सब्सक्राइब गवर्नमेंट ने ही कर रखा है, ये तो हम केवल आपको शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो है पॉपुलैरिटी, अगर वास्तव में वीडियो को आपको सुनने से, जानने से हो रही है तो ठीक है, वरना तो सब्सक्राइब तो हम गवर्नमेंट के द्वारा किए ही जा चुके हैं। इसलिए ये कहते हमें अच्छा भी नहीं लगता है और हमारे स्वाभिमान के भी खिलाफ होगा। और अगर जो लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो इसके लिए तो हमने उससे ये भी कहा, हमने कहा तुम कमेंट बॉक्स से ये बात कह सकते थे। तो बोले कि सर मैंने इसलिए नहीं कमेंट बॉक्स से ये बात रखी कि कहीं आपको ऐसा न लगे या इसका उल्टा न हो जाए कि आपका गलत ना हो जाए। तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और आप कमेंट बॉक्स से कमेंट भी कर सकते हैं।
और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो कहना चाहते हैं, किस पर वीडियो बनाओ, क्या करो, ये सब कुछ आपको आगे बताते रहेंगे। इससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी और हमें एक नई ऊर्जा से कि हाँ, हमारे बालकों ने ये कहा है, बच्चों ने कहा, तो उस पर वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ठीक है, आज आपको वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, मुलाकात होगी। थैंक्स।